सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और वो खबर है दयामीर भाषा डैम पर काम का आगाज़। इस दयामीर भाषा डैम के हवाले से आपको बताएं कि 4500 मेगावाट यानी कि 4500 मेगावाट सस्ती ग्रीन एनर्जी मिलना अब शुरू हो जाएगी पाकिस्तान को। साथ ही साथ यहाँ पर करीब कोई 16,000 अफराद को रोजगार मैसर होगा। ये बहुत बड़ी बात है इस वक्त जब कोरोना के मामलात हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसा एक बड़े मंसूबे का आगाज होने जा रहा है जहां पर पाकिस्तान में अगले आने वाले वक्त में लोड शेडिंग में कमी होगी, वहीं पर रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। पाकिस्तान में मुसलसल तरबेला और मंगला डैम के बाद बड़े डैम्स के लिए हमेशा बात होती रही, ऐलानात होते रहे, लेकिन काम शुरू ना हो सका। और आज दयामीर भाषा डैम का आगाज भी काम का कर दिया गया है और यह मंसूबा एक तवील मुद्दती मंसूबा है। इस मंसूबे से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतरी के अब ख्वाब देखा जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये एक मंसूबा है, यहाँ पर बाकी मोहम्मद डैम जैसे कहा जा रहा है उसका आगाज किया जाना और एक और डैम जिस पर बार बार बात होती है लेकिन उसको इतना मुतनाज़ बना दिया गया है कि शायद उस पर बात करना भी अब कोई गुनाह या जुर्म तस्वुर हो रहा है, और वो है कालाबाग डैम। पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी के क्राइसिस में चल रहा है। एक जानिब पाकिस्तान सी पैक के हवाले से तरक्की के ख्वाब देख रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास वो एनर्जी जो सी पैक और इस पे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए ज़रूरी है, उसमें हम शायद अभी बहुत पीछे हैं। सिर्फ एक शहर की, सबसे बड़े शहर सनती की बात कर ली जाए और वहाँ कराची में अब तक लोड शेडिंग का ये हाल है कि लोग बलबला उठे हैं। आज हम बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है इस वक्त दयामीर भाषा डैम भी, लेकिन कितना ज़रूरी है एक बड़ा शहर, सनती शहर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची, वहाँ पर लोड शेडिंग की सूरत हाल ये है। हमारे साथ इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, जो सियासी जमातें थीं वो गवर्नर हाउस में मौजूद थी, आपको नहीं बुलाया गया, लेकिन उस मुज़ाकरात में और ये कहा गया कि अब पीर से जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन पीर से लेके अब तक आधे से ज़्यादा शहर 10-10 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बंद है। तो ये जो मुज़ाकरात, ये चीज़ें कराची वालों को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, पर इसका क्या फ़ायदा था बैठने का? देखें, जब ये लोग धरना देने के लिए बैठे थे पीटीआई वाले, तो मैंने, आप लोगों को याद होगा कि बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात कही थी कि इनका धरना 2-3 दिन 4 दिन चलेगा और उस धरने का ड्रॉप सीन ये होगा कि वफाक से कोई आदमी आएगा और ये ऐलान करेगा कि हम गैस भी दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को, और ऑयल भी दे रहे हैं, और अब लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। ये SOP है जो पिछली हुकूमतों से लेकर अब तक बनी हुई है और बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। असद उमर साहब तशरीफ़ लाए और गवर्नर हाउस में उन्होंने मीटिंग की, धरना ख़त्म हो गया। उनको 190 के बजाय अब 290 MMCFT गैस मिल रही है, जो एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है। ऑयल की सप्लाई शुरू हो गई है और ये ऐलान किया असद उमर ने कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। अब 4 दिन हमने मॉनिटरिंग की, हम तो धरना दिए बैठे थे, इस धरने को भी डिफ्यूज़ करने के लिए जल्दी में ये कार्रवाई की गई थी। हम तो धरना दिए बैठे थे, फिर उसके बाद हमने कहा कि हम 3-4 दिन देखेंगे और फिर लाएअमल बताएंगे। हमने 3-4 दिन तक जब मॉनिटरिंग की, पहले से ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल हो गई है और गैर एलानिया लोड शेडिंग का इन्होंने कहा था, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, और जो एलानिया है वो तो खैर हो ही रही है, और जो बार बार जो सिस्टम तबाह हो रहा है वो अपनी जगह है, जबकि मौसम 2-3 दिन से कदरे बेहतर हो गया है, टेम्परेचर उतना नहीं है जितना पहले था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम फेलियर भी है और मराहत भी के इलेक्ट्रिक को दी गई हैं। इसीलिए आज हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को वाज़े किया है कि अब अखलाकी तौर पर PTI के तमाम MNAs MPAs को जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और असद उमर साहब और गवर्नर साहब को तो अखलाकन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वरना जाकर वज़ीर आज़म हाउस में धरना देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहिए कि लाइसेंस मनसूख करें, क्योंकि असद उमर ने कहा था कि अगर इन्होंने अपना चीज़ें ठीक नहीं की तो हम कौमी तहवील में ले लेंगे, तो ले लें। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये नहीं कर सकते, इसलिए कि इन लोगों की के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप से कुछ कमिटमेंट्स हैं। सही ज़ाहिर है, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो और MQM हो,
ये कराची के अवाम के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया जो आप बात कर रहे हैं कि अबराज ग्रुप का पूरा लेन देन है, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि वो उनको फाइनेंस करती रही है कि इलेक्ट्रिक, और सूबाई हुकूमत कहती है जी उनका वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। ये दोनों ताल्लुक़ एक दूसरे पर बताए जा रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन असरात जो हैं वो कराची के अवाम पर हैं। तो अब क्या दूसरे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बाद के इलेक्ट्रिक को फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा? वैसे तो ये दोनों जो सच कह रहे हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ये वाली बात कर रहे हैं तो दोनों सच कह रहे हैं और हम इनकी सच्ची बात को तस्लीम करते हैं। तो अब बात ये है कि इलेक्ट्रिक को तो इन सब लोगों ने, देखें MQM भी, अब ये जो ज़ाहिर एहतजाज जब हम यहाँ शुरू कर देते हैं और लोगों में गम गुस्सा होता है तो मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए ये लोग भी बाहर बैठ गए हैं और इन्होंने एहतजाज किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही ने तो बेचा था ये इदारा, शहर का इदारा था ना, आप तो शहर की पॉलिटिक्स करते थे, आपने कोड़ियों के मोल इसको बेच दिया था, फिर दोबारा जरदारी साहब के साथ मिलकर दूसरी पार्टी को आपने बेच दिया, आपने कोई इसकी मॉनिटरिंग नहीं की, आपने 500 हड़तालें की होंगी, उनमें से एक भी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ नहीं की। ये ओवर बिलिंग करते रहे, ये लूटते रहे हमें, ये हम पर जुल्म करते रहे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब आप इस मौके के ऊपर ये क्यों पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, जबकि अब विफाक से ताल्लुक़ है ना के इलेक्ट्रिक का। अब बिजली की कीमत में इजाफा जब हुआ है और जो ECC इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में तय हो गया, अब प्राइम मिनिस्टर ने इसको 1 साल के लिए डेफर किया है ना, एक दिन के लिए डेफर किया है, लेकिन ज़ाहिर बड़ा प्रेशर होगा इनके ऊपर, इसलिए कि इनकी कमिटमेंट है, इनको देना पड़ेंगे। तो अब MQM को कम अज़ कम अखलाकी तौर पर बिल्कुल अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए ना कि अगर ये इजाफा 2 रुपये 89 पैसे का बरकरार रखा इमरान खान ने तो फिर हम हुकूमत में नहीं रहेंगे, इसके अलावा और कौन सी चीज़ है। लेकिन आप देखें MQM भी वहीं है, PTI भी वहीं पर है, उसके MNA MPA भी वहीं रहेंगे और सारी मराहत ये के इलेक्ट्रिक को देने की कोशिश करेंगे, इसके नाम बदल देंगे, चीज़ें इधर से घुमा के उधर लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। जो हमारे 4 बुनियादी मुतालबात हैं और बाकी 13 मुतालबात हैं। बुनियादी मुतालबा ये है कि ये इजाफा नहीं होना चाहिए, जो 2 रुपये 89 पैसे ये ख़त्म होना चाहिए। दूसरा मुतालबा ये है कि इनका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए और कौमी तहवील में लेना चाहिए। तीसरा मुतालबा ये है कि लोड शेडिंग फिलफोर ख़त्म होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक एक चीज़ पता चलनी चाहिए 15 साल में प्राइवेटाइजेशन के बाद कौन कौन इसके अंदर शामिल रहा है कराची के लोगों पर जुल्म करने में। तो ये चीज़ें कर दे हुकूमत। अगर ये कराची के हामी हैं PTI के लोग और वज़ीर आज़म, और ये कराची के 3 करोड़ लोगों को कुछ समझते हैं, कोई घास कूड़े के मुताबिक के बराबर भी कोई हैसियत देते हैं, तो इनको चाहिए कि अब ये लाइसेंस कैंसिल करें। और अगर ये अब भी नहीं करेंगे, 90 अरब रुपए की सब्सिडी 1 साल में दे दो, 116 अरब रुपए सुई गैस के ये मकरूज़ हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते। PSO के मकरूज़ हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते। कराची के अवाम के क्लॉबैक के 30 अरब रुपए ज़िम्मे हैं के इलेक्ट्रिक के, उसके लिए हुकूमत कुछ नहीं कहती। तो भाई फिर जो है वो इसका मतलब है हाफिज साहब के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आपने धरना दिया कराची में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने धरना दिया के इलेक्ट्रिक के बाहर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जाके पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया, उसको धरने को ख़त्म करवाया, वादे दावे हुए। अब धरनों से तो मामलात हुए नहीं हैं, अब हल क्या है कि किस तरह से कराची के शहरियों को बिजली मिल जाए? देखें, बात सुने, हम तो हुकूमत में शामिल जमात नहीं है। ये सवाल तो हुकूमती पार्टियों से होना चाहिए सही कि वो क्यों धरना दे रही थी, वो काम क्यों नहीं कर रही, धरना क्यों दे रही थी, और धरना दे रहे थे तो फिर ख़त्म क्यों कर दिया, किस बुनियाद के ऊपर ये धरना ख़त्म हुआ। जिस बुनियाद पे हुआ था वो बुनियाद भी जो है वो पूरी नहीं हुई, वो मसला भी हल नहीं हुआ। तो हुकूमती पार्टियों का काम एहतजाज करना और धरना देना नहीं होता, या तो काम करना होता है या छोड़ देना होता है। बताना होता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों कौमी तहवील में आप नहीं ले सकते, इसकी वजाहत करें। ये बताएं कि क्यों टैरिफ बढ़ाया है, क्यों आपने 90 रुपये सब्सिडी दी है। ये MQM भी बताए, PTI भी बताए, इसलिए कि दोनों वफाकी हुकूमत में शामिल हैं। तो ये हमें बताने के बजाय और उनको लगाम देने के बजाय धरना देना शुरू कर दें, तो उनका धरना और हमारे धरने में बहुत फ़र्क है। हम तो एहतजाज का भी हक़ रखते हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, हम तो हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। हमने तो कल, हालांकि नेपरा की हेयरिंग में हमें शामिल नहीं होने दिया गया था, लेकिन चेयरमैन नेपरा से हमने बात की, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम चेक भी करेंगे। फिर उनकी जो टीम आई हुई थी उससे मैंने खुद मुलाकात की है, कल तफसीली 1.5 घंटे की मुलाकात की, और उसके बाद जो है हमको तहरीरी तौर पर भी अपनी जितनी सबमिशन है वो दे रहे हैं। तो जमात इस्लामी तो रहमान साहब के इलेक्ट्रिक के हवाले से रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक की जो बदमाशियां हैं उसको कोई रोकने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कराची में के इलेक्ट्रिक के हवाले से, जिसने लोड शेडिंग ऐसी कर रखी है कि ना वज़ीर आज़म के अहकामात, ना वज़रा के अहकामात, ना वफाकी हुकूमत, ना सूबाई हुकूमत, ना ही अवाम का कोई ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ वाटर बोर्ड
अब उसको 1000 गैलन पानी कराची को मुहैया करना है, लेकिन सिर्फ 500 गैलन पानी कराची को मुहैया किया जा रहा है। तो वाटर बोर्ड भी अब वही कुछ कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिक करता हुआ नजर आ रहा है। कराची के शहरी सवाल कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से, क्योंकि सबसे ज़्यादा नशिस्तें और सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए गए। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। कराची के शहरी सवाल कर रहे हैं कि जब वो बिजली का बिल और पानी का बिल अदा कर रहे हैं तो उनके घरों में ना बिजली आ रही है, ना उनके घरों में पानी मुहैया हो रहा है। तो क्या वजह है कि इतने बड़े शहर के साथ इस तरह नारवा सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है? लेकिन जवाब ना सूबाई हुकूमत तसल्ली बख्श दे पा रही है, ना वफाकी हुकूमत इस बारे में कोई लाया अमल तय कर रही है। ये कई इलेक्ट्रिक के साथ साथ अब डेस्कोस कंपनीज़ का भी ये सूरत हाल है कि वहाँ पर भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कराची के हमसाया शहर है हैदराबाद, सिंध का दूसरा बड़ा शहर, वहाँ पर भी लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। गुलाम शब्बीर अराई हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहाँ से मौजूद हैं हमारे साथ। जी गुलाम शब्बीर, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की हैदराबाद में? जी बिल्कुल, हैदराबाद रीजन एस्को की जानिब से एस्को की जो मनमानियाँ हैं वो जारी हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तालकास में जो है वो एलानिया और गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो लोड शेडिंग से, ओवर बिलिंग से, डिटेक्शन से जो है वो परेशान हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद के कासमाबाद तालका हो, लतीफ़ाबाद हो या सिटी हो, यहाँ देहात के जो एरियाज़ हैं उनमें तकरीबन जो है 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी ने इस बात का नोटिस लिया था और डिप्टी कमिश्नर को ये लिखा था कि डेली बेस पे जो है वो मॉनिटरिंग की जाए कि लोड शेडिंग शहर में कितनी हो रही है। जब ज़िला इंतज़ामिया ने मॉनिटरिंग करना शुरू की उसके बाद ये रिपोर्ट आई है कि शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग है, उसका दौरा नहीं है, जबकि देहाती इलाके जो हैं वहाँ पे 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जो है वो तस्दीक की गई है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। हमें ये बताइएगा कि लोड शेडिंग यहाँ पे कितनी हो रही है और शिकायत का अजाला होता है हेस्को की जानिब से या नहीं? तकरीबन हर तीसरे घंटे बाद 1.5 घंटा 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और बिल तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन में कहा था बिल नहीं आएंगे, आपको राहत होएगी, उस वक्त तो चलो एक आधा बिल इन्होंने कम करा, अब उसके दुगने तिगने बिल लिए जा रहे हैं, आई समझ। और दूसरी जो टेक्नीशियन बात ये है लोड शेडिंग की, जो सबसे बड़ी बात जो समझने की बात है वो ये है, जिस इलाके में इन्होंने बिजली को मुअत्तल करना होता है वहाँ ये एक बहाना बना लेते हैं, हम तारें सही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यानी कि एक दिन पूरा गुजार देते हैं और इनके पास इतना अमला भी नहीं है कि ये बंदा इसको सही कर ले। वो बोलते हैं यार ये हमारे टेक्निकल ख़राबी आ गई है, अब ये तो 2-4 घंटे लगेंगे, उसके आड़ में ये 2-2, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बंद कर देते हैं। आज इस इलाके में बंद करी, कल दूसरे इलाके में चले जाएंगे, यानी कि इन्होंने अपना कोटा सिस्टम पूरा करना है और उसके हिसाब में ये बिल भी पूरे लेंगे और लोड शेडिंग भी करेंगे। तो हम इनको जो मर्जी कहते रहे, आवाम कुछ भी कहती रहे, गवर्नमेंट को, किसी नुमाइंदे को, भले मैं आपने बात सुनी इनका ये गुलाम शब्बीर अराई हैदराबाद की सूरत हाल से हमें आए हैं और इस वक्त हेस्को के तर्जुमान मोहम्मद सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सादिक साहब आपके वक्त का। ये क्या वजह है कि कहा जा रहा है कि 6 से 8 घंटे हैदराबाद में, शहरी इलाकों में, देही इलाकों में जो 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग की क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बोल टीवी का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम हेस्को का मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाएँ। जहाँ तक लोड शेडिंग का सिलसिला है तो हमें यहाँ पे जो लोड शेडिंग करनी पड़ती है, जिसको हम लोड मैनेजमेंट कहते हैं, वो AT&C के फार्मूले के तहत होती है, जिसमें लॉसेज और रिकवरी देखा जाता है। हर फीडर की 11 kV फीडर की लॉसेज और रिकवरी की बुनियाद पे उसकी लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल मुरतब है। 127 ऐसे फीडर हैं हमारे हेस्को के जहां जीरो लोड शेडिंग है। उन फीडरों की और लॉसेज जो है वो 10% है। उससे ज्यादा जो फीडर हैं जिन पे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हम लोड मैनेजमेंट करते हैं और कहीं ऐसे इलाके भी हैं जहां उनके लॉसेज 80% हैं, तो वहां पे हम 8 से 10 घंटे भी लोड शेडिंग करते हैं। रहा सवाल ये कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं, ABC केबल लगा रहे हैं, मीटर सिक्योर कर रहे हैं और बिजली चोरों के खिलाफ हमारा जिहाद जारी है।
रोजाना हमारी टीमें जाती हैं। सादिक साहब, ये जी आज जो आप बेहतरी की बात कर रहे हैं, अभी गर्मियों के सीजन में ये क्यों चेंजिंग हो रही होती है, जो सिस्टम को बेहतर करने का होता है, ये फेब मार्च में ये तमाम तर चीज़ें क्यों नहीं होती कि जब मौसम पीक पे हो तो उस वक्त कम से कम आपके पास सिस्टम बेहतर हो चुका हो? देखिए, हमारा जो मेंटेनेंस का प्रोग्राम है वो पूरा साल चलता रहता है। खुसूसन जब सर्दियों का सीजन होता है तो उसमें हम ज्यादा काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो कोविड-19 कोरोना की वबा की वजह से काफी हमारा काम डिस्टर्ब हो गया और एसओपी को फॉलो करते हुए हमने अपनी टीमों को महदूद कर दिया। हमने अनाउंसमेंट की कि पब्लिक हमारे दफातर में ना आए, उनकी कंप्लेंट्स हम टेलीफोन पे अटेंड करते हैं और उसके अलावा हम अपने ज्यादा बंदे करते हैं क्योंकि इनको डोर टू डोर जाना होता है। लॉसेस के हवाले से सादिक साहब, ये कितना लॉसेस और रिकवरी का रेशो है हेस्को के अंदर? सर, लॉसेस के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारे 25% लाइन लॉसेस है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम बेहतर करें और लॉसेस कम करें, लेकिन ये तब मुमकिन हो सकता है जब लोग अपना जो मंजूर शुदा लोड है वो इस्तेमाल करें और अपने बिल बाकायदगी से अदा करें, बिजली चोरी से गुरेज करें, तो ही मुमकिन हो सकता है ताकि हम बेहतर से बेहतर उनको बिजली दे सकें। ये बहुत ज़्यादा ये बात की जाती रही है पिछले दौरे हुकूमत में भी कि सेप्को और हेस्को के अंदर बिजली चोरी जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती है, तो क्या वजह है कि आप यहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन पाया कि बिजली चोरी को कम से कम रोका जाए? बाकी जो आपके टेक्निकल लॉसेस हैं वो तो खैर दूसरी एक बात है, ये बिजली की चोरी क्यों नहीं रुक पाती है? सर देखिए, बिजली चोरों के खिलाफ तो मैंने अर्ज किया ना कि हमारा बिजली चोरों के खिलाफ जिहाद जारी है। हम रोजाना की बुनियाद पे हमारी मुख्तलिफ टीमें पूरी हेस्को रीजन में, हमारी सर्विस 13 अजला में है, तो 13 अजला में ही हमारी ऑपरेशन की, एमएनटी की, एसएनडआई की टीमें जो है वो बाकायदा चेकिंग करती हैं और बिजली चोरों के खिलाफ हमारा जिहाद चल रहा है और ये जंग हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक एक भी बिजली चोर ना रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है, हेस्को के तर्जुमान। और ये कहा जा रहा है 25% के करीब लॉसेस भी हैं और जिन इलाकों में रिकवरी और लॉसेस का रेशो होता है वहाँ 2 घंटे, 4 घंटे, 6 और 8 घंटे तक बिजली बंद होती है। वो कह रहे हैं 127 ऐसे फीडर हैं जहाँ पर ज़ीरो लोड शेडिंग है हैदराबाद के अंदर। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर कुछ मज़ीद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ामात यानी वफाकी और सूबाई हुकूमत सिंध की वफाकी हुकूमत पर मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है कि कुछ नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत मुसलसल ये बात करती आ रही है कि सिंध के आवाम के लिए पिछले 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। आज भी मुर्तज़ा वहाब मुशीर जो हैं उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख की इससे ज़्यादा नालायक हुकूमत कभी नहीं देखी है। आलमगीर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर साहब, आप मुर्तज़ा आप साहब बात करें तो उन्होंने एक सवाल किया कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मुल्क के लोगों को क्या दिया? और देखें, हम जो दिया है या जो कर रहे हैं वो पब्लिक के सामने, एटलीस्ट हमने कोई महल नहीं बनाई यूरोप में, हमने कोई स्विस अकाउंट्स नहीं भरे इनकी तरह। और मकसद ये है कि ये पता नहीं कौन सी तारीख पढ़ रहे हैं। इनके दौरे अभी कल बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो लहरा के ये जो रिपोर्ट दिखा रहे थे कि के इलेक्ट्रिक में ये FIA की रिपोर्ट है और के इलेक्ट्रिक में जो भी करप्शन की वगैरह वगैरह और वफाक पे इल्जाम डाल रहे थे, वो रिपोर्ट मीडिया ने शाया भी की है। उस रिपोर्ट में 2008 से 13 तक जो हाल किया है इन्होंने, ये के इलेक्ट्रिक सिर्फ एक मिसाल है और ये रिपोर्ट सिर्फ एक मिसाल है कि इन्होंने बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट, बगैर एग्रीमेंट के सुई गैस से इनको गैस दिलवाई और फिर वो गैस कम की गई और फिर PSO ने उसको फर्नेस ऑयल खरीद के दिया इसके इलेक्ट्रिक को। ये अबराज ग्रुप करते रहते हैं। अबराज ग्रुप ने टेक ओवर इनके दौर में किया था और वो सारी रिपोर्ट FIA की ने जो प्रूव की थी वो मौजूद है और वही रिपोर्ट बगैर पढ़े लहराते हुए दिखा रहे थे। मकसद ये है कि ये सिर्फ, और ये जो 12 साल की बात कर रहे हैं, इन्होंने PFC अवार्ड क्यों नहीं दिया आज तक सिंध में?
ये एनएफसी चिल्लाते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को ये फंड्स ट्रांसफर नहीं करते, जो 18वीं तरमीम यानी आइन की वैल्यू है। और कल कैबिनेट के इजलास में इस चीज पे मुशावरत हुई और फैसला हुआ है कि वजीर आजम आइन पर इनसे अमल दरामद कराएंगे तमाम सूबों से। सूबे जो है वो एनएफसी ले लेते हैं, फिर पीएफसी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देते, डिस्ट्रिक्ट्स को फंड्स नहीं देते। आज कराची का मेयर जो है वो फंड्स के लिए रोता है। आज कराची के मेयर का बजट इस्लामाबाद के मेयर के बजट जितना हो गया है। आप अंदाजा लगाए कराची का हाल क्या है। मकसद ये है, इस वक्त कराची लावारिस नजर आता है हमें, इंतजामी तौर पे लावारिस नजर आता है हमें। अगर आप इसके कचरे का, पानी का हाल देखें, सिवरेज का हाल देखें, सड़कों का हाल देखें, और ये तमाम इदारे मुर्तजा वहाब के पास हैं, इनको जवाब देना होगा। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस आलमगीर साहब, ये तो सूबाई हुकूमतों के मामलात हैं कि पानी भी इस वक्त वाटर बोर्ड जो है वो नहीं दे रहा है, लेकिन वो आप पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो ये कहते हैं कि आपके दौर में गंदम का बहरान हुआ, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, ये समारे के सारे बहरान जो हैं आलमगीर साहब आपके दौरे हुकूमत में हुआ। वो कहते किसी का कोई हल नहीं निकला। जिस चीज़ के बहरान को निकालते हैं वो कोई ना कोई हुकूमती वजीर और हुकूमती ओहदेदार वो इस सारे बहरान का हिस्सा होता है। देखिए, शुगर कमीशन किसने बनाया था? मुर्तजा वहाब ने बनाया था, पीपल्स पार्टी ने बनाया था, इसी वजीर आजम ने बनाया था। और उसमें जब हमारे ही लोगों का नाम आया तो उस पर भी एक्शन किया गया। ये नहीं हुआ कि वो जो है आज भी काबीना के इजलासों में या फला इजलासों में बैठे हुए। इसी तरीके से जो भी एक्शन ये कमीशन बनाए गए वो वजीर आजम के कहने पे बनाए गए या अपोजिशन के कहने पे बनाए गए। पहली बार ये हो रहा है कि इन चीजों पर एक्शन हो रहा है, क्योंकि ये जो सरमाएदार तबका है ये सियासत में होते हैं और सियासत में ये मैनिपुलेट करते हैं, सियासत में ये इंटरवीन करते हैं, सियासी फैसलों में असरअंदाज होते हैं। मकसद ये है कि इस वक्त कोई इदारा सियासी तौर पे इन्फ्लुएंस नहीं है, आजादाना तौर पे काम करे। इसीलिए तो बड़े बड़े डाकू जेल गए पहली बार हुकूमत में। मकसद ये है कि इनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि इनके जरदारी को भी जेल जाना। लेकिन आलमगीर साहब, ये तो फिर ये कहा जा रहा है कि ये सारे कमीशन भी फौरी तौर पर वजीर आजम एक्शन भी लेते हैं, लेकिन जो उसका फ़ायदा है कि चीनी 57 से उठकर 80 पे चली जाए, वो तो शुगर वालों को फ़ायदा हुआ, आपको, मुझको, गरीब आदमी को तो फ़ायदा नहीं है। आटा जो है वो उसकी कीमतें 20-20, 22-22 रुपए बढ़ जाएं चंद महीनों के अंदर, उसका फ़ायदा तो उन फ्लोर मिल्स वालों का है, आपका और मेरा फ़ायदा तो नहीं है। इसी तरह से जब पेट्रोल का बहरान आया है तो पेट्रोल उन कंपनियों ने स्टोरेज रखा, आप जैसे मेरे जैसे तो लग के लाइनों में खड़े हुए थे, वहाँ पर उनको तो पेट्रोल नहीं मिल रहा था, तो आज फ़ायदा तो उनका हुआ, आवाम का फ़ायदा तो कहाँ हुआ सर? 50 से 80 की चीनी में, 40 से 60 के आटे में, या 75 से 100 के पेट्रोल में। हेलो जी आलमगीर साहब। हेलो जी सॉरी, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सर। मैं आलमगीर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो जितने भी ऐलानात और फौरी तौर पर एक्शन लेने की बात वज़ीर आज़म साहब ने की, बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन इसका फ़ायदा आम आदमी तक नहीं पहुंचा है। वो आटा, चीनी, पेट्रोल, जितनी चीज़ें थीं उसकी तो कीमत बढ़ गई, आम आदमी के लिए तो वो मुश्किलात ही रहीं। देखिए, आप किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी महकमे में जाएं, जब आप अवाम के फायदे के लिए एक्शन लेते हैं तो यकीनन कुछ लोगों के इंटरेस्ट में नहीं होता वो, और वो आपके खिलाफ एक ग्रोह बनकर आपस में एक इत्तेहाद करके माफिया करता है। और यही आटे में भी हुआ, यही चीनी में भी हुआ, यही पेट्रोल में भी हुआ, इन्होंने जखीरा अंदोजी की, और इसीलिए कमीशन बनाया गया। इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए FIA के जरिए और मुख्तलिफ एजेंसीज को इन्वॉल्व करके कमीशन बनाया गया, और जो भी मुलव्विस है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मकसद ये है कि आप जब भी आप कोई अवाम के हक में कोई फैसले करेंगे, ये कि अब आप जब कोई चीज सस्ती करेंगे तो वो उस कारोबारी तबके के इंटरेस्ट में नहीं होती, और वो सब इकट्ठे होकर आपके खिलाफ। मैं फिर से कहूं कि वजीर आजम सिर्फ इन ऑपोजिशन के डाकुओं से नहीं लड़ रहे, इस माशरे के हर इदारे के माफिया से लड़ रहे हैं, और ये इतना आसान नहीं है। और वजह क्या कि जब आप रिफॉर्म्स के अमल में होते हैं तो उस रिफॉर्म से बहुत से लोगों के इंटरेस्ट हैं, और यही वजह है कि हम, चूंकि ये पूरे जो 2.5 साल गुजरे, ये सारे रिफॉर्म्स का अमल था, और फिर मुर्तजा वहाब अगर ये बातें करते हैं इसलिए गुस्सा आता है कि इनके दौरे हुकूमत में
कर्जे इनके दौरे हुकूमत है, हर महकमा जो है वो नुकसान में, लॉसेज में गया, और फिर इन्होंने जो लोन्स चलाए, इसलिए इनकी बातों पर गुस्सा आता है कि एटलीस्ट ये लेक्चर ना दे जो मुल्क को इस मैच पर लेकर आए। हम मुल्क को निकालने के लिए पहले दिन से फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं, हर इदारे को जो है वो लॉसेस से निकाल रहे हैं। अब ये वाहिद हुकूमत है कोई कर्जा नहीं लिया, ये जीरो बोरोइंग पे चल रही है ये हुकूमत, और अपने अखराजात कम करने की कोशिश कर रही है। तो ये 60 साल का मलबा को 2 साल में नहीं साफ होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मुझे बताएं, इनका जरदारी से इमरान खान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, नवाज शरीफ से इमरान खान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा आलमगीर साहब, एक सवाल यहाँ पर है, आप क्योंकि मेंबर नेशनल असम्बली हुए हैं कराची से, कराची के लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए आपकी जमात को, मेंबर नेशनल असम्बली के तौर पर भी, मेंबर सूबाई असम्बलियों के तौर पर भी। अब कराची वाले फिर सवाल करते हैं कि हमारे वोट का वो हक तो कहीं ना कहीं अदा होना चाहिए। अब 15 करोड़ रुपए फी MNA भी दे दिए गए वफाक की जानिब से। 15 करोड़ बहुत बड़े हल्के के लिए तो बहरहाल नाकाफ़ी हैं, लेकिन वो पूरे कराची के लिए जिस तरह से वो फंड्स वो हैं, उसके अलावा क्या ऐसी कोई स्कीम, क्या ऐसा तरीकाकार हो सकता है कि यहाँ वफाक के ज़रिए आप फिर कुछ काम करवा लें? देखिए, वफाक के जरिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जी, जो वफाक के जेर असर हैं, अगर वफाक उनकी तकमील करवा देता तो कराची के लिए एक तोहफा होगा। जिस तरह ग्रीन लाइन बस ये जो मास ट्रांजिट है इसकी तकमील हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी बसेस का टेंडर हो गया, बसेस कस्टमाइज हो रही है, कुछ माह में बसेस आ जाएंगी। ऑरेंज लाइन सूबे का मंसूबा था, सूबे ने वफाक के हवाले कर दिया है, तो वो उसकी अगर हम तकमील कर लेते, और K4 के मंसूबे के लिए वफाक का जो शेयर था 50% दिया गया। तो एक तो ये मेगा प्रोजेक्ट की सूरत में वफाक अपनी खिदमत कर सकते हैं कराची की। दूसरा, आपने जैसे जिक्र किया 15 करोड़ रुपए हर साल दिए जाएंगे, सही, हर साल दिए जाएंगे MNAs को, जिससे वो तरक्याती काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझें कि हम तो वन टाइम आकर कोई भी तरक्याती मंसूबा कर लेंगे, उसकी मेंटेनेंस इदारे ने करनी है, इदारा सूबे के पास है। मैं कोई भी पानी की पाइपलाइन बिछाता हूं, मैं कोई सेवरेज की लाइन बिछाता हूं, मैं तो एक बार बिछा दूंगा, उस सेवरेज को बरकरार रखना, उसकी बहाली के लिए करना है, और वो सूबे के पास है। और इतना नाअहल नाकारा इदारा जितना कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है, इतना कोई नहीं है। कराची का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। मैं अपने हल्के में सबसे ज्यादा परेशान हूं। और तीसरी चीज, अगर हम सूबों पर दबाव डालकर PFC अवार्ड कामयाब हो गए तो ये एक बड़ी खिदमत होगी सूबों की। और सबसे अहम चीज ये, वो वक्त गुजर गया कि जहाँ फ्रेंडली ऑपोजिशन होती थी, मुकमुका होता था, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस। चले सर, अब ये देख रहे हैं कि 75 करोड़ रुपए तो बहुत कम वाली बात, लेकिन असल चीज़ है कि PFC अवार्ड्स तक वाकई मामला पहुंच गया तो इस शहर की भी शायद हालत कदरे बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली मौजूद थे। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ होंगे कि ये स्लीपर सेल से अब मुसलसल चीज़ें सामने आ रही हैं, तो कराची में, पूरे मुल्क में जो दहशत गर्दी के मामलात हैं वो हमारे इर्द गिर्द लोग कहीं बैठे हुए हैं जिनको निशानदेही करना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद उनसे बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ दिनों में कुछ खबरें सामने आ रही थी, कराची में कुछ ऐसे स्लीपर सेल जिनकी ट्रेनिंग रॉ के ज़रिए की गई है, और वो यहाँ एक सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के बहुत से रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से मुताल्लिक है। ये खबर जब पहली बार सामने आई उस वक्त ये सोचा गया कि पाकिस्तान में मज़ीद ऐसे लोग होंगे। सिक्योरिटी इदारों ने मुसलसल तहकीक और उसमें FIA ख़ास तौर पर पेश रही, उन लोगों को ट्रेस किया जाता रहा है, अब तक भी ट्रेस किया जा रहा है। हम बात करेंगे, जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये स्लीपर सेल्स हमेशा से किसी भी मुल्क में ऐसी एजेंसीज जो उस मुल्क के लिए नुकसानदेह हों और उसी मुल्क के अंदर से लोगों को अपने साथ शामिल करके दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में और दीगर ऐसी मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में शामिल होते हैं। आप ये समझते हैं कि ये जब तमाम ऑपरेशंस कदरे कम हुए हैं, पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं, तो ये स्लीपर सेल्स अभी एक्टिव हैं और ऐसे काम कर रहे हैं? क्योंकि ये स्लीपर सेल्स पहले से तो काफी कम है,
बदकिस्मती की बहुत अरसे से ये चीज चल रही थी 90 से, जब से अल्ताफ हुसैन के भारत के साथ ताल्लुकात हुए और वो भारत के लिए काम कर रहा था और वो इंग्लैंड जाके बैठ गया, तो वहां से के खिलाफ पैसा और जनरल मेंबरशिप से अब से रब्ता करते हैं। कुछ आवाज़ का डिस्टॉर्शन आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहरहाल ये एक बड़ा अहम मामला है स्लीपर सेल्स के हवाले से कि पाकिस्तान में अब इन रॉ के स्लीपर सेल के अहम रुकन जो हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज भी जफ़र समेत 3 मुलजिमान को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA को उन्हें हवाले किया है। FIA ने अदालत में दलाइल दिए कि मुलजिम जफ़र बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। भारत में 14 माह की दहशत गर्दी की ट्रेनिंग भी ले चुका है और ताल्लुक MKM लंदन से है। ये वो तमाम तर मामलात हैं कि जो भारत रॉ के ज़रिए पाकिस्तान में कभी बलोचिस्तान में इस किस्म की दहशत गर्दी की मज़मूम कार्रवाइयों के लिए लोगों को और मुख्तलिफ तंजीमों को इस्तेमाल किया जा रहा और इसी तरह से कराची जैसे एक बड़े शहर मुआशी हब में इस किस्म के लोगों को टारगेट किलिंग और बम धमाकों में इस्तेमाल माजी में भी करता रहा और अब भी इस किस्म के स्लीपर सेल कहीं ना कहीं एक्टिव, लेकिन बर वक्त जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ख़ास तौर पर जो बहुत बड़ा एक ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद शुरू किया गया था रद्दुल फसाद का, उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें बेहतर हो गई। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजकार। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। कराची में आपने बहुत एक लंबे अरसे तक ये टारगेट किलिंग बम धमाकों के मामला देखें, ये स्लीपर सेल को अब पकड़ा जाना मामला चल रहा है। आप समझते हैं कि अभी भी ये कहीं ना कहीं छुपे हुए इस किस्म की कार्रवाइयों के लिए कोई ना कोई तैयारियां करते रहते हैं? ये मुदस्सर देखें, आपको पता होगा कि ये अभी यही चल रहा है इनके साथ प्रॉब्लम कि अभी हमारी जितनी सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो इसी चीज़ पर लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से जितने स्लीपर सेल जो रॉ ने और NDA से मिलकर एक्टिवेट किए हैं सबको बस्ट किया जाए। और 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पहले ही ये उनको बस्ट कर चुके हैं जो कि तैयारी में थे यहाँ पर कार्रवाई के। और मुझे यकीन है कि आप देखेंगे कुछ अर्से में ये तमाम स्लीपर सेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो फिर इनके ज़रिए आवाम भी पहुँच जाते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप कुछ अर्से में ये भी ख़त्म होंगे। और साथ साथ पाकिस्तान ज़ाहिर अफगानिस्तान से बात करें जो उधर से लोग आते हैं और जो सहूलत कारियाँ मौजूद हैं चाहे IDPs में कहीं हैं उनको भी चेक किया जा रहा था कि ये हमेशा के लिए खत्म। एक चीज़ हारिस नवाज साहब हमें नजर आई कि ये जो अभी पकड़े गए जिनको आज ATC में पेश किया गया 14 माह तक भारत में पूरी ट्रेनिंग लेकर आए और MKM लंदन से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। सियासी जमातों के अंदर ऐसे गिरोह बन के और ऐसे लोग कराची के अमन को तबाह करने वाले लोग, तो आप समझते हैं कि इन पूरी तरह से इस नेटवर्क को तबाह करना बड़ा ज़रूरी है? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है और यही पाकिस्तान की कोशिश है, क्योंकि इस स्लीपर सेल में कुछ लोग हैं वो इंडिया जाते हैं अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ से भी और फिर वहाँ ट्रेनिंग लेके दोबारा ये अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आ जाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान को पूरा ये डोजे जो पकड़े गए हैं इनका भी पूरा एक डोजर बनाना चाहिए। इवन USA से यूनाइटेड नेशंस को भी इनका बताना चाहिए कि किस तरीके से ये मुल्क इंडिया जो एक दहशतगर्द टोला इसका हुक्मरान है ये पाकिस्तान में स्टेट टेररिज्म कैसे कर रहे हैं। और इंडिया हमेशा हमें ब्लेम करते हैं वी आर टू नाउ वेरी प्रोएक्टिव। अभी हमारे पास वो कोई गुंजाइश नहीं कि हम खामोश रहें और साथ ही साथ इनको पकड़ के और इनको TV पे ला के भी दिखाया जाए, बताया जाए कि ये क्या कर रहे हैं। ये देवर शुड बी ऑल अलॉन्ग विद गुलशन यादेव जो कुछ कर रहा था ये हाईलाइट होता है कि इंडिया स्टेट टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पर ये तमाम तर चीज़ें अब हुकूमत को हाईलाइट करना है पूरी दुनिया में कि किस तरह से हमसाया मुल्क से भारत से पाकिस्तान में इस किस्म की दरअंदाजी दहशतगर्दी के हवाले से की जा रही है, किस तरह स्लीपर सेल्स को चलाने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।